हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द बंसल एकेडमी। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप सभी के लिए, नॉट सभी के लिए, इनफैक्ट उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी हुई है और साथ ही साथ में बीएड भी कंप्लीट करी है। तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो हरियाणा की पब्लिक सर्विस कमीशन है, दैट इज़ HPSC, उन्होंने PGT के लिए वैकेंसीज आउट करी हुई हैं और वैकेंसीज जो हैं वो 23 जुलाई 2024 से आपके फॉर्म जो है वो इसकी नोटिफिकेशन आ गई हुई थी और जो आपका फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो आपका 25 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो गया है और जो लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन को फिल करने की वो है 14 अगस्त 2024 टिल 5 PM। मतलब आप 14 अगस्त 2024 तक शाम को 5 बजे से पहले आपको अपना जो फॉर्म है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, राइट। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 18 रहेगी और जो मतलब किस चीज़ के लिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनते हैं ना, जो PGTs होते हैं, जो 11th और 12th को टीच करते हैं, उनके लिए हरियाणा की सरकार ने जो है वो फॉर्म्स निकाले हुए हैं। और आपको ये जो आपको साइट लिखी हुई है www.hpsc.gov.in, इस पर जाकर के आप अपनी पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आप फिलअप कर सकते हो। तो आपने बिल्कुल भी डिले नहीं करना है क्योंकि आपको पता ही है लास्ट मोमेंट पे आते आते फिर साइट कभी हैंग हो जाती है, कभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, फिर बच्चे चले जाते हैं एकदम लास्ट मोमेंट पे। तो प्लीज़ आप लास्ट जो डेट है उसका वेट ना करते हुए बिफोर 10 अगस्त आप इन फॉर्म्स को जो है वो फिल कर लीजिए ताकि फिर आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा वो चीज़, ताकि बाद में फिर आप लोगों के लिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज टोटल जो है इन्होंने निकाली हुई हैं। 3069 वैकेंसीज जो हैं वो इस टोटल जो है वो निकली हुई हैं। और इसके अंदर बाकी जो जितने भी, जैसे जनरल के लिए 1703 पोस्ट हैं, SC कैटेगरी के लिए 612 हैं। देन फिर आपको ये मैंने सारी की सारी कैटेगरीज जो है यहाँ पर आपको मेंशन कर दी हुई हैं और ये इनकी जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी का फुल फॉर्म जो है वो क्या है। तो ये सारी की सारी वैकेंसीज हैं जो ये आपको एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है। फर्दर अगर आपको पूरा का पूरा इसको हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर आपको वैकेंसी चेकआउट करनी है तो वो हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो PDF का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप जो है वो पूरी की पूरी सब्जेक्ट वाइज जो है वो वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें कि एज लिमिट क्या रहने वाली है HPSC का फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो आप जो है 18 साल से कम नहीं होने चाहिए और 42 ईयर्स तक आप जो हैं वो अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, जैसे अगर शेड्यूल कास्ट हैं हरियाणा के तो दे हैव अ रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 इयर्स कि मतलब यस, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि ऑफ हरियाणा की मतलब अगर वैसे ये जो फॉर्म है ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इसको फॉर्म को फिल कर सकता है जो पोस्ट ग्रेजुएट है प्लस जो BEd है। बाकी और क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स है वो हम आगे जैसे जैसे वीडियो प्रोसीड करेगी तो मैं आपको वो चीज़ बताती जाऊँगी। बट फिलहाल के लिए जो शेड्यूल कास्ट है हरियाणा के सिर्फ और सिर्फ वो ही इसको अवेल कर सकते हैं 5 ईयर रिलैक्सेशन को। साथ ही साथ में बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा, नॉट ऑफ अदर स्टेट, दे विल आल्सो हैव अ रिलैक्सेशन ऑफ एज अप टू 5 ईयर्स। सिमिलरली डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनके लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है एज में, ये मैंने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा नोट डाउन कर सकते हैं आप यहाँ से। उसके बाद फर्दर और भी आपको जैसे विडो और लीगली डिवोर्स्ड वुमेन है उनके लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है। उसके बाद अनमैरिड वुमेन है उनके लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है। और बाकी जुडिशली सेपरेटेड वुमेन रिजाइडिंग सेपरेटली फॉर मोर देन 2 years फ्रॉम द डेट एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पज ऑफ एज फॉर कैंडिडेट ऑफ अदर कैटेगरीज, उनके लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन। मतलब आप ये जिस कैटेगरी के अंदर आप फॉल कर रहे हैं वो आप प्लीज़ यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद जो अपर एज लिमिट है, मतलब एज रिलैक्सेशन के बाद भी जो लास्ट एज है कि उसके बाद फिर आप किसी भी कैटेगरी में आए आपको एज की कोई रिलैक्सेशन नहीं है, तो वो है अप टू 52 ईयर्स, ठीक है। तो वो आप एक बार यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आ जाता है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। अब आप ये देखिए कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के अंदर क्या चीज़ है।
आप ये देखिए, सबसे पहले तो आपका जो 10th क्लास है, आपका 12th क्लास है, आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इन चारों क्लासेस के जो एग्रीगेट मार्क्स हैं, जैसे 10th के एग्रीगेट जो बन रहे हैं, जितने भी आपके 12th के एग्रीगेट बन रहे हैं, राइट, जितने आपके ग्रेजुएशन के एग्रीगेट बन रहे हैं, देन पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्रीगेट्स बन रहे हैं, तो होना क्या चाहिए कि अगर कमीशन में आप अगर जो कमीशन ले रहे हैं, अगर वो जो है, अगर आपके इन चारों क्लासेस के टोटल को अगर वो इनका एवरेज निकालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 10th क्लास का पूरा आपका एक मार्क्स ले लिए, उसके बाद आपके 12th के मार्क्स ले लिए, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स ले लिए, इनका अगर वो एवरेज निकालते हैं तो वो 50% से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत क्लियरली कि जो एज पर द सर्विस रूल, यहाँ पर सर्विस रूल 2012 एंड मेवात डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन सर्विस रूल 2012, द अमेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि having yes 50% marks after taking the average of any 3 examinations from 10th, 12th, graduation or post graduation as the case may be, मतलब कि however the candidate must have at least 50% marks in the graduation except PGT computer science, and in case of PGT computer science the candidate must have at least 55%, मतलब कि अगर 10th को मिलाकर के 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन चारों क्लासेस में से किसी भी 3 क्लासेस को उठा करके अगर उन क्लासेस की एवरेज आपकी काउंट करी जाए तो वो 50% से जो है वो ऊपर आनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें आपके सेपरेटली 50% से ऊपर होने चाहिए मार्क्स। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हैं तो उसमें जो है इन्होंने 55% का क्राइटेरिया रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद और क्या, एक तो ये चीज़ आ गई आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर। उसके बाद क्या है, जो दूसरे इसके अलावा जो एक और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपकी 10th क्लास में आप लोगों ने जो है वो हिंदी या फिर संस्कृत लैंग्वेज आपने जो है वो उसका पेपर दिया हुआ होना चाहिए, कि मतलब 10th क्लास में आपके पास जो है वो मेन सब्जेक्ट्स के अंदर हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए। और अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो फिर आपने 12th क्लास में या फिर BA के अंदर या फिर MA के अंदर आपके पास कोई एक सब्जेक्ट जो है वो हिंदी का होना चाहिए, एक ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपके पास जो है वो HTET यानी कि हरियाणा का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्लियर किया होना चाहिए। और यू शुड हैव अ कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। देखिए इसके अंदर आपका CTET जो है वो नहीं चलने वाला है, आपको जो है वो HTET की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। अब देखिए जो PGT के फॉर्म्स निकले हुए हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर निकले हुए हैं, तो ये जो आपको क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, ये जैसे मैथ्स के अंदर आपका PGT का निकला हुआ है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, बायोलॉजी का है, देन आपका आर्ट पॉलिटिकल साइंस का है, देन उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के निकले हुए हैं वैकेंसीज। तो ये वाली जो क्वालिफिकेशन है ये कॉमन है सभी के लिए, ठीक है, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। जबकि एक और इन्होंने एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है कि ये तो आगे आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉमन टू ऑल एडवर्टीजमेंट ऑफ पोस्ट, राइट, एक तो ये चीज़। और दूसरी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट्स, मतलब कि अब सब्जेक्ट वाइज क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप PGT बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने जो है वो MSc करी होनी चाहिए जूलॉजी से, आपकी MSc होनी चाहिए कौन से सब्जेक्ट से। अगर आप बायोलॉजी के लिए अपीयर कर रहे हो तो आपकी MSc होनी चाहिए, तो जूलॉजी से हो सकती है, बॉटनी से, बायो साइंसेज से, बायोकेमिस्ट्री से, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी with at least 50% marks provided that the applicant had studied botany and zoology at the graduation level and B.Ed from a recognized university। मतलब अगर आप PGT बायोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपके पास ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किए सब्जेक्ट्स, ये आपका इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका MSc इन्हीं किसी सब्जेक्ट में से होनी चाहिए, और वो भी 50% मार्क्स होने चाहिए MSc के अंदर आपके, है ना। और साथ ही साथ में BSc के अंदर आपने अपनी बॉटनी या फिर बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होने चाहिए एट योर ग्रेजुएशन लेवल। इट मीन्स
जो स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ करते हैं, जैसे एमएससी ज़ूलॉजी, जैसे बीएससी ज़ूलॉजी ऑनर्स होते हैं कुछ बच्चे, बीएससी बॉटनी ऑनर्स होते हैं, तो उनके लिए ये पोस्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट हैड स्टडीड बॉटनी एंड ज़ूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, और साथ में आपने जो है वो बीएड जो है वो रिक्वायरमेंट है, बीएड भी आपके पास होनी चाहिए। ये होगा, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके समझा दिया कि हर एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो इसी तरीके से है। अगर आपको इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आप कमेंट्स प्लीज़ कर दीजिएगा, फिर हम इसके ऊपर एक और वीडियो ले आएंगे। बट ये आपकी कॉमन है, जो कि ये पीछे वाली आपकी जो मैंने ये बताया आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। ये वाली भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सभी के लिए, हर एक सब्जेक्ट की पीजीडी के लिए कॉमन है। बट उसके बाद जो बी पार्ट वाली एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है। फॉर एग्जांपल एक हमने बायोलॉजी का देख लिया, देन अगर हम बात करें जैसे पीजीटी केमिस्ट्री का, तो इसमें बच्चा एमएससी केमिस्ट्री या फिर एमएससी बायोकेमिस्ट्री हो सकता है विद अगेन 50% मार्क्स, एंड उसकी बीएड होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सिमिलरली अगर पीजीटी इंग्लिश उसको फॉर्म फिल करना है पीजीटी इंग्लिश के लिए, तो उसकी एमए इंग्लिश चाहिए विद 50% मार्क्स अगेन। देन पीजीटी हिंदी के लिए भी एमए हिंदी होना चाहिए विद अगेन बीएड। देन अगर उसको पीजीटी फिजिक्स करनी है तो उसकी एमएससी होनी चाहिए फ्रॉम फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस, electronics with at least again 50% in BEd from any recognized university, and the PGT अगर पंजाबी में है तो MA पंजाबी with at least 50% marks and BEd from any recognized university। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ये फॉर्म्स निकले हुए हैं, तो वो जो है हम अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। अगर आपको चाहिए उसके लिए अलग कोई वीडियो, तो हम उसको एक और वीडियो बना देंगे, उसमें आप देख सकते हो। बट आपने एक चीज़ गौर की होगी कि जैसे इन्होंने स्पेसिफाई करा है कि अगर आपको पीजीटी बायोलॉजी करना है तो आपको ग्रेजुएशन के अंदर बॉटनी और जूलॉजी आपके लिए कंपलसरी है। उस बाकी के जो पीजीटीज़ हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है, उनमें ग्रेजुएशन का कोई वो नहीं रखा है कि आपके पास कोई इसे स्पेसिफाई नहीं करा हुआ है। बाकी एमएससी आप देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज द स्कीम एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। इसकी भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो अगेन यू कैन कमेंट डाउन, हम इसकी अगेन एक डिटेल वीडियो लेंगे। बट जनरली जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में होगा, जिसमें फर्स्ट जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसके अंदर 100 MCQs आएंगे। टोटल आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें, और ये 100 मार्क्स का होगा। 100 MCQs आएंगे, 2 आवर्स का होगा और 100 मार्क्स का होगा, और हर एक क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स होंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो एक बराबर नंबर का होगा। फिर जब जो बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद जो है आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, जो कि आपका होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ये सब्जेक्टिव पेपर है, ये 3 आवर्स का पेपर है, जिसमें जो है वो 150 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। देन थर्ड होगा आपका इंटरव्यू और वाइवा कोर्स, ठीक है। इंटरव्यू आपका थर्ड स्टेज है। तो 3 स्टेजेस में जो है ये पेपर आपका कंडक्ट होने वाला है। अच्छा, उसके अंदर भी चीज़ क्या रहेगी आपकी कि जो आपका ये फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, इसके मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्ट इस सेकंड वाले पेपर में नहीं जुड़ेंगे। इट इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है। उसके जब जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे वही जो है वो फिर सब्जेक्टिव पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। देन फिर सब्जेक्टिव पेपर और इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। दिस पेपर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर योर मेरिट इन द फ्यूचर। देन पे स्केल कितना रहने वाला, देखिए जो हरियाणा के ये पोस्ट्स होती हैं, इसमें जो मतलब इनकी जो पे स्केल होती है इट इज़ इक्विवेलेंट, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द गैजेटेड ऑफिसर। तो आपको देखिए अराउंड 50,000 टू 1.5 लाख तक की आपको सैलरी इसमें मिलती है, एंड प्लस जो अलाउंसेज होते हैं वो अलग से मिलते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, सो यू शुड प्रिपेयर वेल। और तो ये आपका पे स्केल होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी, देखिए मैं आपको पहले बता दिया कि 14 अगस्त से पहले आपको पेपर फिलअप कर लेना है। आई विल रिकमेंड यू टू फिल इट बिफोर 10th of August, ताकि फिर बाद में लास्ट में आपको हरी के चक्कर में बच्चे कुछ फॉर्म गलत कर जाते हैं, नहीं तो फिर कुछ का फॉर्म भरा ही नहीं जाता है। तो इट्स बेटर टू फिल इट अर्ली। देन उसके बाद फिर डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जो है वो फी स्ट्रक्चर है। जैसे अगर आप मेल हो तो 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा। फिर ये फिर फीमेल्स के लिए जो है वो जनरल कैटेगरी की भी अगर फीमेल्स है तो उनके लिए 250 है। तो ये आप देख लीजिए अपने उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि कितनी आपकी फ़ीस होने वाली है, एप्लीकेशन फ़ीस। और देखिए अगर एक बार फ़ी रिफंड नहीं करी जाएगी। एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया तो उसके बाद जो आपकी फ़ीस है इट विल नॉट बी रिफंडेड, राइट। एंड और अगर आप एप्लीकेशन प्रोसीड कर रहे हैं और जब तक और आपने फ़ी पेमेंट नहीं करी है तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो भी कंसीडर नहीं करी जाएगी।
और फी अगर एक बार पे कर दी जाती है तो इट विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी circumstances nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection. उसके बाद अगर विदड्रॉल ऑफ एप्लीकेशंस, अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों का मन किया कि वो मैंने फॉर्म तो कर दिया, अब ऐसा करता हूँ या करती हूँ कि पेपर देने छोड़ देती हूँ, नहीं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं हो सकता है। फिर देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है, नो रिक्वेस्ट फॉर द विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर रिसीव्ड फ्रॉम अ कैंडिडेट आफ्टर ही और शी हैज सबमिटेड हिज और हर एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। चाहे आप उनको कुछ भी बोल लीजिए, फिर आपका वो कैंडिडेचर कैंसिल नहीं करेंगे। वंस यू हैव पेड द फी, यू हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, इट मीन्स यू हैव टू गो एंड गिव द एग्जामिनेशन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। इसके बाद मैं आपके लिए एक और वीडियो ले आऊँगी जिसमें हम बायोलॉजी का सिलेबस मेनली डिस्कस कर लेंगे कि डिटेल्ड सिलेबस एक बारी क्या है, राइट। सो बाकी और आपको कौन से सब्जेक्ट्स के लिए डिटेल्ड सिलेबस चाहिए, सो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो थैंक यू सो मच।